हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 125 से 128 सीआरपीसी एक डिफरेंट तरीके से, एक इजी तरीके से। पॉइंट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपको एक इजीली समझ में आए, सारे पॉइंट्स ढंग से समझ में आए और एक ही बार में आपको याद हो जाए। आज के वीडियो में हम पॉइंट्स को कैसे डिवाइड किया है कि पर्सन कौन पहले एंटाइटल है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, क्या बेसिस है मेंटेनेंस क्लेम करने का, कि इतना क्वांटम कितनी अमाउंट हो सकती है मेंटेनेंस को देने के लिए, वाइफ कब एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, क्या रेमेडीज़ है अगर मेंटेनेंस ऑर्डर एनफोर्स नहीं होता है, मेंटेनेंस अगर पार्टी को नहीं दिया जाता है तो किस तरीके से एनफोर्स करवाया जा सकता है, क्या ऑल्ट्रेशन हो सकता है मेंटेनेंस ऑर्डर का, क्या मेंटेनेंस ऑर्डर एक बार देने के बाद उसे कैंसिल किया जा सकता है। जुरिस्डिक्शन रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोर्ट एलिजिबल होगा, एंटाइटल होगा मेंटेनेंस का ऑर्डर ड्रॉ करने के लिए, कौन से कोर्ट में पार्टी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्या एनफोर्समेंट ऑर्डर मेंटेनेंस का पर्सन का जब डिनाई करता है तो उस सिचुएशन में कैसे किया जाएगा, या एनफोर्समेंट मेंटेनेंस ऑर्डर का कैसे करवाया जा सकता है। इसके साथ ही हम ऐसे कुछ फ्यू पॉइंट्स हमें कुछ ऐसे देखेंगे जो बैरेक्ट की लैंग्वेज में टेक्निकल है पर हमें समझ में नहीं आता है वो चीज़ें, और साथ ही हम केस लॉस देखेंगे बहुत सारे आज के वीडियो में। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए आज का हम पहला अभी देखते हैं कि जनरल ओवरव्यू देखते हैं सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस को क्यों लाया गया है, बल्कि मेंटेनेंस जबकि सिविल राइट है, सिविल नेचर का राइट है, तो क्रिमिनल केस में मेंटेनेंस को क्यों इंक्लूड किया गया है। तो जो ऑब्जेक्ट था सीआरपीसी के अंदर इंक्लूड करने का वो यही था कि एक स्पीडी, इफेक्टिव या इनएक्सपेंसिव रेमेडी देने के लिए पर्सन को जिनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है मेंटेन करने के लिए या रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, तो उन लोगों को एक स्पीडी, इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव रेमेडी देने के लिए सिविल सूट फाइल करते हैं तो हमारा एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। तो इसीलिए सीआरपीसी के अंदर एक स्पीड क्विक प्रोविजन से लेके आए गए ताकि इफेक्टिव तरीके से रेमेडी दी जा सके, मेंटेनेंस ड्रॉ किया जा सके। हालांकि ये जो मेंटेनेंस ऑर्डर है सीआरपीसी में, ये सब्जेक्ट टू सिविल सूट का जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर आता है उसके, ये वेरी होता है उसी के अकॉर्डिंग। अब ये जो प्रोविजंस है 125 टू 128, ये आर्टिकल 15(3) और 39 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। 15(3) जो स्टेट को राइट देता है कि आप स्पेशल लॉज बना सकते हैं, प्रोविजंस बना सकते हैं चिल्ड्रन और वुमेन के अगेंस्ट, और 39 बोलते हैं कि आप स्टेट को जो है कुछ प्रिंसिपल्स जो है जो फॉलो करते हैं, उसके अंदर लिस्ट दी गई है आर्टिकल 39 के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर स्टेट को ये प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैं अब पॉइंट जो आपको बोलूँगा, ये सोल ऑब्जेक्ट, ये सोल है एक तरीके से मेंटेनेंस का सेक्शन 125 सीआरपीसी का, कि मेंटेनेंस जो है वो सारे पर्सन पे अप्लाई करता है, ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सारे पर्सन पे अप्लाई करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या इन्फ्लुएंस हुआ, हिंदू मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मुस्लिम भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। यहाँ पे पर्सनल लॉज सीआरपीसी 125 के ऊपर लागू नहीं होते हैं। सीआरपीसी 125 जो है वो पर्सनल लॉज को ऊपर प्रिवेल करता है, उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट है सीआरपीसी 125 का। तो अब क्वेश्चन आता है, जब पर्सनल लॉ का सीआरपीसी में रोल ही नहीं है तो पर्सनल लॉ को फिर इंक्लूड क्यों किया गया है, पर्सनल लॉज कब काम आते हैं सीआरपीसी के अंदर, किस वे में, क्या तरीका है जब पर्सनल लॉ को कंसीडर किया जाता है। तो पर्सनल लॉ को कंसीडर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए किया जाता है, मैरिज की लीगैलिटी को चेक करने के लिए, कि क्या मैरिज उनकी जो हुई थी वो पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग लीगली वैलिड है या नहीं है, क्या वो वैलिड मैरिज है या नहीं है। सिर्फ ये बेसिस चेक करने के लिए पर्सनल लॉज देखे जाते हैं। बाकी मेंटेनेंस देने के लिए सीआरपीसी के अंदर पर्सनल लॉज का कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना दिया जाता है ना देखा जाता है। पर्सनल लॉज इसीलिए है सीआरपीसी 125 में, ये है कि अगर आप लीगली वेडेड पर्सन हो तो ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा। अगर आपकी वेडिंग प्रॉपर नहीं है, लीगल नहीं है आपके लॉज के अकॉर्डिंग, तो आपको मेंटेनेंस 125 के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हो। अब ये क्या हुआ, जब मैंने कहा मुस्लिम भी क्लेम कर सकती है, तो यही चीज़ कोर्ट ने बोली थी अहमद खान वर्सेस शाह बानू। अहमद खान वर्सेस शाह बानू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि मुस्लिम वुमेन जो है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब तक वो शादी नहीं करती, अनटिल शी रीमैरिज, तब तक मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में क्लेम कर सकती है। और ये सारे पर्सन्स पे इक्वली अप्लाई होता है, रिलीजन का कोई रोल नहीं है। अब हम देखेंगे
फर्स्ट टॉपिक हमारा कि कौन से पर्सन एंटाइटल है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो सीआरपीसी में 3 पर्सन एंटाइटल है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। फर्स्ट वाइफ, सेकंड चाइल्ड, थर्ड फादर और मदर। यहाँ ध्यान रखना थर्ड में फादर और मदर यूज़ किया गया है, वर्ड पेरेंट क्यों नहीं यूज़ किया गया है, इसमें एक डिफरेंस है। ये मैं आपको टॉपिक जब फादर मदर का पॉइंट समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में पूछा गया है कि जो सीआरपीसी 125 के अंदर है फादर मदर वर्ड क्यों यूज़ किया, बल्कि दे कैन यूज स्टैट्यूट कैन यूज द वर्ड पेरेंट। तो ये मतलब ये मैं आपको इंटेंशन आज क्लियर करूंगा कि स्टैट्यूट का वर्ड फादर मदर यूज़ करने का क्या पर्पज़ था। अभी सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं कि वाइफ कब क्लेम कर सकती है, कौन पर्सन होगी जो वाइफ कहलाएगी और जो क्लेम कर सकती है। वाइफ में माइनर और मेजर पर्सन इंक्लूडेड है जो अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर सकती। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, सीआरपीसी 125 के अंदर वही पर्सन तीनों क्लेम कर सकते हैं। एक ही ग्राउंड होना चाहिए कि वो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, यानी वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वही पर्सन क्लेम कर सकता है। तो वाइफ के अंदर क्या इंक्लूडेड है, माइनर मेजर दोनों है। साथ में वाइफ के अंदर डाइवोर्स्ड वाइफ भी इंक्लूडेड है। वाइफ का मतलब यहाँ यही होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए। अगर शादी इलीगल है आपकी तो आपका मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं बनेगा। इससे क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा कि जो सेकंड वाइफ है वो एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए, सेकंड वाइफ जो है वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। और एक चीज़ और एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको स्ट्रिक्ट प्रूफ शादी का देने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज़ नॉट एसेंशियल फॉर कंडीशन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी एज ए कंडीशन। आपको सिर्फ मेयर पॉसिबिलिटी शो करनी है या ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस बताने जिससे एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सके कि आपकी इस पर्सन से शादी हुई है, वो सफिशिएंट है मेंटेनेंस का ऑर्डर ड्रॉ करने के लिए 125 सीआरपीसी में। स्ट्रिक्ट प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि चाइल्ड कौन सी सिचुएशंस में क्लेम कर सकता है। अब चाइल्ड जो है माइनर चाइल्ड जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, ध्यान रखना माइनर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड की बात नहीं है ये। दूसरा माइनर चाइल्ड जो होगा वो लेजिटिमेट भी हो सकता है, इलेजिटिमेट भी हो सकता है, मैरिड या अनमैरिड। चाइल्ड कोई भी हो वो मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में क्लेम कर सकता है। अब एक चीज़ और है, अगर हस्बैंड जो है जैसे माइनर फीमेल चाइल्ड है, मान लीजिए वो मैरिड है और उसका हस्बैंड उसको मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके पास मीन्स नहीं है, तो फादर की ड्यूटी बनती है जब तक फीमेल चाइल्ड जो है वो मेजोरिटी अटेन नहीं करती ना, तब तक फादर की ड्यूटी बनती है उस फीमेल चाइल्ड को मेंटेन करने की, मेंटेनेंस देने की। और साथ ही साथ एक पॉइंट और हमें समझना है कि जब चाइल्ड की कस्टडी अगर किसी और पर्सन के पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि फादर की जो राइट है, ड्यूटी है, राइट नहीं कहूँगा मैं, ड्यूटी कहूँगा कि अपने चाइल्ड को मेंटेन करने की वो वेव हो जाएगी, नहीं है उसकी ड्यूटी। अगर कस्टडी किसी और के पास भी है चाइल्ड की तो भी फादर की ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करे, ऑब्लिगेशन है उसका। अब जो बेसिस है मेंटेनेंस का एप्लीकेशन चाइल्ड का, ध्यान रखना हमने पीछे वाइफ के केस में क्या देखा था कि लीगली वेडेड होनी चाहिए। अब चाइल्ड के केस में भी हम बेसिस देखेंगे। चाइल्ड के केस में बेसिस जो मेंटेनेंस का है वो सिर्फ पैटर्निटी है। पैटर्निटी देखी जाएगी कि फादर कौन है। अब वो लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वर्ड यहाँ यूज़ किया है। बेसिस क्या है, पैटर्निटी। अगर आपकी ये फादर है तो वो आपको बाउंड है आपको मेंटेन करने के लिए, चाहे आप लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और मेजर चाइल्ड जैसे हमने कहा अभी कि माइनर चाइल्ड तो क्लेम कर सकता है, पर मेजर भी क्लेम कर सकता है मेजोरिटी के बाद, यानी मेजोरिटी के बाद भी चाइल्ड मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। किस ग्राउंड पे, अगर वो फिजिकल मेंटली या फिर एबनॉर्मल है या कोई इंजरी वगैरह ऐसी हो गई जिससे वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो माइनर चाइल्ड, वो मेजर चाइल्ड अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से या अपने जो भी जिस पर्सन से है उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। सेकंड आता है, थर्ड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे फादर और मदर। जो हमने 2 पॉइंट देखे, वाइफ का, चाइल्ड का, थर्ड फादर और मदर। अब यहाँ जो मैंने अभी सबसे पहले आपको यही वर्ड समझाता हूँ कि यहाँ जो वर्ड फादर और मदर यूज़ किया है, पेरेंट यूज़ नहीं किया है। पेरेंट इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि फादर और मदर जो है ना, वो अपना क्लेम जो मेंटेनेंस का है वो लेजिटिमेट चाइल्ड से ही ले सकते हैं। इलेजिटिमेट चाइल्ड की कोई ड्यूटी नहीं है अपने फादर, जो भी उसके फादर या मदर है, उसको मेंटेन करने की। इसीलिए वर्ड यहाँ पेरेंट यूज़ नहीं किया था, बल्कि चिल्ड्रन के केस में वर्ड पेरेंट यूज़ किया था। पैटर्निटी देख रहे थे, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ वर्ड यूज़ किया स्टैट्यूट में फादर और मदर, यानी सिर्फ लेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो बाउंड है मेंटेन करने के लिए।
इलेजिटिमेट चाइल्ड अपने फादर और मदर को बाउंड नहीं है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब फादर और मदर में फर्स्ट लाइन क्या है, दे कैन क्लेम फॉर फ्रॉम हिज और हर सन। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है जो ये हिज इंक्लूड ना, हिज या हर सन, हिज में इंक्लूडेड है डॉटर भी, फीमेल चाइल्ड से भी फादर या मदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी विजया मनोहर वर्सेस काशी राव के केस में। इंपॉर्टेंट केस है ये और मुंह पे याद होना चाहिए। विजया मनोहर वर्सेस काशी राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो वर्ड हिज इंक्लूड किया है इसके अंदर डॉटर भी इंक्लूड है। डॉटर से भी, डॉटर जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है मेंटेन करने के लिए, उससे भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। और एन के भिक्षु वर्सेस स्टेट ऑफ एपी में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि ऑब्लिगेशन जो फादर और मदर को मेंटेन करने का है वो चाइल्ड का, जो चाइल्ड का है वो सिर्फ लेजिटिमेट चाइल्ड पे है, इलेजिटिमेट चाइल्ड पे नहीं, क्योंकि वर्ड पेरेंट जो है वो यूज़ नहीं किया गया था। सेम बात जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, और यही क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्टैट्यूट का इंटेंशन क्या है फादर और मदर यूज़ करने से, बल्कि वर्ड पेरेंट भी यूज़ कर लेते हैं। तो यही है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि बेसिस क्या है मेंटेनेंस के क्लेम करने का। अब जो बेसिस है, सबसे पहले हमने देखा क्या है, सफिशिएंट मींस होने चाहिए मेंटेन नहीं करने के लिए। अगर सफिशिएंट मींस ऑपोजिट पार्टी के पास होने चाहिए मेंटेन करने के लिए, खुद के पास कोई मींस नहीं है मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे केस में सफिशिएंट मींस का मतलब क्या हुआ, जिससे हम मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं वो इतना कैपेबल है कि हमें मेंटेन कर सके, इतने सफिशिएंट मींस है उस पर, तो हम इस बेसिस पे उसे मेंटेनेंस का ऑर्डर ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। अब यहाँ सफिशिएंट मींस का मतलब क्या है, लोग क्या परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। सफिशिएंट मींस मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसा होने से ही नहीं है, मनी या प्रॉपर्टी होना सफिशिएंट मींस नहीं है। अगर आपके हाथ पैर सलामत है और तो आप काम करके भी आके अपने वाइफ बीवी बच्चों का पेट पालिए, मेंटेन करिए, ये होता है सफिशिएंट मीन्स। सफिशिएंट मीन्स सिर्फ आपका विजिबल मीन्स जो होता है उसे सिग्निफाई नहीं करता है। मैं एडुकेटेड हूँ, कल को मेरी शादी होती है, अब मेरे बच्चे या मेरी वाइफ मुझसे मेंटेनेंस मांगती है और मैं सफिशिएंट मीन्स है, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा एडुकेटेड आदमी हूँ, हाथ पैर मेरे ठीक है, मैं काम नहीं करता हूँ, मैं कोर्ट पे जाके ये नहीं कह सकता सर मेरे पास कोई सफिशिएंट मीन्स नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं उन्हें कहाँ से रुपये दूंगा, मैं तो खुद रुपये मांग मांग के खाना खा रहा हूँ। नहीं, कोर्ट आपको बोलेगा आप सफिशिएंट मीन्स मतलब होना चाहिए आप केपेबल ऑफ अर्निंग। ये एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट लाइन जो है अच्छी दिमाग मुंह से निकली है मेरे। सफिशिएंट मीन्स मतलब होना चाहिए पर्सन केपेबल ऑफ अर्निंग। जो बंदा पैसे कमाने के योग्य है, उसके हाथ पैर सलामत है, एडुकेटेड है, कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर वो पैसा कमाने के लिए केपेबल है तो बोला जाएगा कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इस पॉइंट को। सफिशिएंट मीन्स मतलब सिर्फ विजिबल मीन्स नहीं है, जो पर्सन केपेबल है इनकम पैसे कमाने का, वो उसका मतलब होता है सफिशिएंट मीन्स। दूसरा ग्राउंड क्या होना चाहिए कि जिस पर्सन की ड्यूटी थी उसने आपको नेग्लेक्ट किया या रिफ्यूज़ किया है, चाहे आपने उनसे मेंटेनेंस मांगा और नहीं मांगा हो, अगर उस पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, तो भी बेसिस बनता है मेंटेनेंस क्लेम करने का। थर्ड है कि क्लेमेंट जो है वो खुद अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल होना चाहिए, केपेबल नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए। अब जो वाइफ के केस में है ना, वाइफ के केस में इनएबिलिटी जो है ना, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर वाइफ खुद केपेबल है मेंटेन करने के लिए खुद को, तो वो हस्बैंड से क्लेम नहीं कर सकती है। इंपॉर्टेंट फिर से कंडीशन प्रेसिडेंट है वाइफ के केस में कि इनएबिलिटी उसकी होनी, कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सके। अगर वाइफ एडुकेटेड है, उसके पास हेल्दी और एडिक्वेटली एडुकेटेड और हेल्दी रिसोर्सेज है कि वो अर्न कर सके, पर फिर भी वो अर्न करने से, रुपए कमाने से मना कर देती है, तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला था कि वो पूरा मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एंटाइटल नहीं होगी, उसे मेंटेनेंस का पोर्शन कम कर दिया जाएगा। ये बात कोर्ट ने बोली थी अब्दुल मौफ वर्सेस सलीमा के केस में। अब यहाँ जो अनेबल टू मेंटेन का मतलब वर्ड जो है ना, इसका सिर्फ इतना ही डिनोट करता है कि मीन्स नहीं होने आपके पास कमाने के सोर्सेज नहीं होने खुद को मेंटेन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देखे थे 3 बेसिस। उससे पहले हमने देखे थे कौन 3% है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वांटम कितना होगा, मेंटेनेंस कितना अमाउंट का दिया जाएगा। तो जो मेंटेनेंस है वो उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मेंटेनेंस कितने का भी हो सकता है, जो मजिस्ट्रेट फिक्स करेगा कोई भी मंथली रेट पे जो उसको ठीक लगता है। यानी मेंटेनेंस अनलिमिटेड हो सकता है, आपकी मेंटेनेंस का कोई फिक्स्ड अमाउंट स्टैट्यूट ने डिसाइड नहीं किया है। पर जो रेट जो अवार्ड होगी ना, जो मजिस्ट्रेट जो रेट अवार्ड करेगा, जो मेंटेनेंस अवार्ड करेगा, वो डिटरमाइन होगी और फिक्स होगी, उसे बार बार ऐसे मन मर्जी के हिसाब से चेंज नहीं किया जाएगा। सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज होंगे जिसके अंदर वो चेंज किया जाएगा।
यानी मेंटेनेंस देने की लिमिट अनलिमिटेड है, पर जो मेंटेनेंस रेट दी जाएगी, अमाउंट दिया जाएगा, वो डिटरमाइन होगा और फिक्स होगा। मजिस्ट्रेट चाहे तो मंथली ऑर्डर भी कर सकता है, मंथली अलाउंसेस भी दे सकता है, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी ऑर्डर कर सकता है अगर उस पर एप्लीकेशन लगाई गई है तो। अब एक चीज़ है यहाँ पे प्रीलिम्स का निकलता है कि डेज के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई गई है तो वो कितने दिन में डिस्पोज होनी चाहिए। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है वो 60 डेज के अंदर डिस्पोज होनी चाहिए फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू अदर पर्सन। यानी जिसके अगेंस्ट में हमने मेंटेनेंस क्लेम किया है उसके पास जैसे ही नोटिस की सर्विस हो जाती है उस दिन से 60 दिन के अंदर हमें इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी है। अब आता है नेक्स्ट कि अगर रेमेडी क्या है, अगर कोई बंदा मेंटेनेंस क्लेम तो हम कर रहे हैं पर वो मेंटेनेंस दे नहीं रहा, तो ऐसे केस में क्या रेमेडीज है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास हम मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे। दूसरा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो वारंट इशू कर देगा या फाइन लेवी कर देगा उसके ऊपर। दूसरा, अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसको डिफ़ॉल्ट अगर साबित हो गया तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 1 महीने की मिलेगी, 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट उसे सज़ा मिलेगी। और जो ये आप लोग एप्लीकेशन लगानी है मेंटेनेंस की, ये आपको 1 साल के अंदर लगानी है ब्रीच की, कि सर जिस दिन से आपका राइट अराइज हुआ, आज उसने मेंटेनेंस नहीं दिया मुझे इस महीने का, मैंने किसी को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया, तो उसे अगले 1 साल के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब यहाँ एक पॉइंट है समझने के लिए स्टैट्यूट का, ये भी इंटरव्यू में फंसाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस में कि 1 महीने की सज़ा बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं 1 महीने की सज़ा मिलेगी डिफ़ॉल्ट पे। अब मान लीजिए आज मैंने मेंटेनेंस नहीं किया है, मैंने अगले महीने भी नहीं दिया है, मैंने उसके अगले महीने भी मेंटेनेंस नहीं दिया, तो अब ये तीनों जो मेंटेनेंस का है डिफ़ॉल्ट की, वो एक ही एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट के पास। तो मेरे को अब ऐसे केस में सज़ा कितनी मिलेगी, 3 साल मिलेगी नहीं, 3 महीने मिलेगी, सॉरी नहीं, 3 महीने भी नहीं मिलेगी, मेरे को सज़ा 1 महीने की ही मिलेगी। अगर आपने एक एप्लीकेशन में अपने पीछे के एरियर जो भी है आपके मेंटेनेंस के बाकी है आपने लगाए, तो एक एप्लीकेशन को ट्रीट एक मेंटेनेंस के ऑर्डर का डिफ़ॉल्ट ही माना जाएगा, चाहे उसके अंदर आप क्लेम 3 महीने का करें, 5 महीने का करें। अगर आपको उसको हर एक ऑर्डर के डिफ़ॉल्ट के लिए जेल में भेजना है तो आपको हर महीने के डिफ़ॉल्ट पे एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर आपने 3-4 महीने की एप्लीकेशन साथ में लगाई है तो आपको सज़ा उस पर्सन को 1 महीने की ही मिलेगी। कोर्ट जो है एक एप्लीकेशन को 1 महीने का ब्रीच ही मानेगा, एक एप्लीकेशन को एक ऑर्डर का ब्रीच ही मानेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वाइफ कौन सी सिचुएशन में एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो वाइफ 3 केस के अंदर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकती है। फर्स्ट, जब वो एडल्ट्री में रह रही है। सेकंड, उसके पास सफिशिएंट मीन्स भी है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है पर उसने हस्बैंड के साथ रहने को मना कर दिया। अगर हस्बैंड उसे अपने साथ रखने को तैयार है, उसके पास ना सफिशिएंट मीन्स है वाइफ के पास और ना ही सफिशिएंट रीज़न है कि वो डिनाई करे कि हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहना, तो भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती इस ग्राउंड पे कि मेरे पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है। अगर हस्बैंड आपको रखने को तैयार है और आप उसके साथ नहीं रहते हो बिना कोई रीज़न के कारण के सफिशिएंट, तो आपको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करने का कोई राइट नहीं है। कोर्ट आपको और मेंटेनेंस की रिलीफ देने से डिनाई कर देगा। तीसरा, अगर पार्टीज़ जो है वो खुद म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेटली रह रहे हैं तो भी आपको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करने का राइट नहीं है। तो 3 सिचुएशन कौन सी हुई, जब एडल्ट्री में रह रही है, कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है हस्बैंड के साथ नहीं रहने का। थर्ड, जब वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेटली रह रही है, अलग रह रही है दोनों हस्बैंड वाइफ, तो ऐसे केस में आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि क्या ऑर्डर एक बार मजिस्ट्रेट ने पास कर दिया उसे ऑल्टर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ऑर्डर एक बार करने के बाद कैंसिल या ऑल्टर किया जा सकता है। कब, अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई और ये बता दिया गया है तो ऑर्डर कैंसिल या वेरी किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। अब ये जो भी है, अगर ऑर्डर कोई वेरी भी होगा ना तो वो डिसीजन कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के बेसिस पे भी हो सकता है। मान लीजिए मेंटेनेंस का ऑर्डर सिविल कोर्ट ने भी कुछ ग्रांट कर दिया है, तो यहाँ जो सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट ने ग्रांट किया है ऑर्डर, उसे वेरी तो करना ही पड़ेगा, तो ये भी वेरी कर सकता है सिविल कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे भी। अब मजिस्ट्रेट जो है ये ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है, किस ग्राउंड पे, प्रूफ के कि डाइवोर्स वाइफ थी, उसने शादी कर ली है फिर से। वाइफ को अगर मैंने पर्सनल लॉ के अंदर पूरा कुछ अमाउंट दे दिया है ऑलरेडी मेंटेनेंस का। थर्ड, वाइफ जो है अपनी वॉलंटरी सरेंडर करती है राइट डाइवोर्स के बाद कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। अब मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर एक बार पास कर दिया वो कब तक फोर्स में रहेगा, जब तक कैंसिल या वेरी नहीं किया जाता है। वो एनफोर्स में तब तक रहेगा जब तक उस मेंटेनेंस ऑर्डर को या तो मजिस्ट्रेट कैंसिल नहीं करता
या वेरी नहीं करता। अब एक केस है यहाँ पे। अब एक चीज़ और है, एक पॉइंट आप दिमाग में रखिए कि अगर मान लीजिए मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल वेरी तो है, अब मुझे अगर मेंटेनेंस इंक्रीज करवाना है, सॉरी फ्रेंड्स, अगर मुझे मेंटेनेंस का ऑर्डर इंक्रीज करवाना है, ऑल्टर करवाना है, तो क्या होगा, मैं उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती हूँ जिसने मेंटेनेंस का ऑर्डर ड्रॉ किया था। मैं कोई दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती है, पर्सन जो है दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती है मेंटेनेंस का ऑर्डर, उसी कोर्ट में फाइल कर सकती है जहाँ पे वो ऑर्डर ड्रॉ किया गया था। और ऐसे के डिसीजन की, ऐसे ऑर्डर की ना कोई अपील फाइल होगी ना रिवीजन फाइल होती है, ध्यान रखना। सेशन कोर्ट में ना अपील होगी ना रिवीजन फाइल होगी। ये बोला गया था छोटी सिंह वर्सेस रामदानी के केस में कि अगर आपको मेंटेनेंस इंक्रीज करना है तो एप्लीकेशन उसी कोर्ट में फाइल होगी जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, और ऐसे कोर्ट के ऑर्डर की ना अपील होगी ना रिवीजन लाई करेगा सेशन कोर्ट के अंदर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम जुरिस्डिक्शन रूल्स। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वाइफ और पेरेंट्स के लिए यहाँ जुरिस्डिक्शन रूल्स बहुत अलग है, तो ध्यान से देखना इसे भी। जो यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन रूल्स फ्रेम किए गए हैं ना, ये वाइफ को एज ए क्लेमेंट ध्यान में रखते हुए ही फाइल किया गया। फादर मदर को ऐसे ध्यान में रखते हुए क्लेम किया ही नहीं, मतलब रूल्स बनाए नहीं गए। तो वाइफ जो है वो कहाँ पे सू कर सकती है, कोई भी प्लेस पे जहाँ उसका हस्बैंड है, वहाँ कोई भी ऐसी प्लेस पे जहाँ उसका हस्बैंड अभी रिसाइड कर रहा है, ऐसी प्लेस पे जहाँ वाइफ खुद रिसाइड कर रही है, या कोई ऐसी प्लेस पे जहाँ वो दोनों लास्ट रिसाइड किए हैं। तो ऐसी कोई भी चारों जगह पे वाइफ जो है सूट अपना एप्लीकेशन जो है फाइल कर सकती है। अब जो एविडेंस लिया जाएगा ना, वो पर्सन की प्रेजेंस में ही लिया जाएगा जिसको मेंटेनेंस, जिसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस क्लेम किया गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एविडेंस यहाँ जो रिकॉर्ड होगा ना, वो जैसे समन केस में होता है वैसे ही रिकॉर्ड होगा। समन केस की एविडेंस रिकॉर्ड सीआरपीसी में कहाँ होता है, सेक्शन 274 के अंदर होता है समन केस का रिकॉर्ड। तो वैसे ही यहाँ एविडेंस लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि पर्सन अपीयर नहीं हो रहा है या सर्विस जो भी समन की वो अवॉइड कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है, जिसको सेट असाइड पर्सन जो है 3 महीने के अंदर कोर्ट के सामने प्रेजेंट होकर सफिशिएंट कॉज दे के शो कर सकता है। अब फिर हमें पॉइंट दिमाग में आता है, ये तो हो गया वाइफ के केस में। अब तो फिर पेरेंट्स को कहाँ फाइल करना है? पेरेंट्स को वहीं फाइल करना है जहाँ पे पर्सन जिसके अगेंस्ट में, यानी उसकी सन या डॉटर जहाँ रह रहे हैं, रह रही है, वहीं पे ही वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने। ये है, वाइफ कहाँ कर सकती है, जहाँ वो खुद भी रह रही है, चाहे वो लास्ट रहे, पर पेरेंट जो है, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर जो है, वो वहीं पे सूट फाइल कर सकते हैं, वहीं पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं जहाँ पे जिसके अगेंस्ट हम क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस, वो पर्सन जहाँ रह रहा है वहीं पे फाइल हो सकती है। अब यहाँ एक और चीज़ है कि द्वारिका प्रसाद वर्सेस विद्युत प्रावा के केस में ये बोला गया था कि ऑर्डर अगर समरी प्रोसीडिंग्स में जो यहाँ पास हो रहा है ना, ये समरी प्रोसीडिंग का ऑर्डर है जैसे पास हो रहा है, ये पार्टीज़ की राइट्स को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। राइट्स यहाँ पे 125 के अंदर डिटरमाइन नहीं कर रही है। यहाँ जो सीआरपीसी 125 के अंदर कोर्ट ऑर्डर पास करता है, ये समरी प्रोसीडिंग ऑर्डर है। राइट्स तो फाइनली आपका सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा, सिविल कोर्ट ही कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाएगा आपके राइट्स डिसाइड करने के लिए। इसीलिए अभी हमने लास्ट में बोला था ऑल्ट्रेशन में कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा ना, वो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे वेरी कर जाएगा। अगर कोई कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का मेंटेनेंस के रिगार्डिंग फाइनल जजमेंट आ गया है, तो 125 सीआरपीसी का जो है ऑर्डर मेंटेनेंस का वो वेरी हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंगली। और लास्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स टॉपिक एनफोर्समेंट कैसे होता है मेंटेनेंस के ऑर्डर का। मेंटेनेंस के ऑर्डर का एनफोर्समेंट मजिस्ट्रेट कहीं पे भी करवा सकता है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है और वो मिला है। कहीं पे भी जो पर्सन वो दिखा गया है जिसके अगेंस्ट में एनफोर्समेंट का, जिसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में जहाँ भी वो दिखा है वहाँ पे एनफोर्स करवाया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। Wherever the person is found against whom and maintenance order is made, the order can be enforced at very such place. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक मेंटेनेंस का, सेक्शन 125 से 128। इसके अंदर 3 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। फिर से समअप करते हैं कि वाइफ जो है कब क्लेम कर सकती है, क्या ग्राउंड है वाइफ के क्लेम करने का, चाइल्ड को क्लेम करने का क्या ग्राउंड है, फादर मदर वर्ड जो है वो क्यों यूज़ किया गया, पेरेंट्स यूज़ नहीं किया गया है। सेकेंड हमने बात करी कि जुरिस्डिक्शन रूल्स को लेके क्या सीन है, फिर बेसिस क्या है, सफिशिएंट मींस का मतलब क्या होता है, क्या 125 सीआरपीसी में मुस्लिम वुमेन भी क्लेम कर सकती है, एनफोर्स ऑर्डर का कब करवाया जा सकता है, ऑल्ट्रेशन किस केस के अंदर होते हैं, क्या इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा सकता है, तो कौन से केस में एप्लीकेशन कितने टाइम में डिस्पोज होनी है, और ब्रीच किया है अगर ऑर्डर का तो पनिशमेंट कितनी होगी,
फिर हमने देखा कि क्या एक्सपार्टी डिसीजन दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो उसे सेट असाइड भी कितने टाइम के अंदर करवा सकते हैं। तो ये था मेंटेनेंस को लेकर फ्रेंड्स टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको सीआरपीसी में और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।